जिस पत्नी को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। 7 साल बाद वही मेजर बनकर पति के गांव पहुंची। फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। सुबह का धुंधल का अभी पूरी तरह छंटा भी नहीं था कि माधवपुर गांव की कच्ची सड़क पर अचानक तेज आवाज के साथ सेना की गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया। आगे चल रही हरी जीप ने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, धूल उड़ती हुई पूरे माहौल में फैल गई और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, पानी भरती औरतें, खेत की ओर जाते किसान, सब एक पल के लिए ठिठक गए। अरे फौज की गाड़ी, किसी ने आश्चर्य से कहा। तभी गाड़ी धीरे धीरे पंचायत भवन के सामने रुकी और एक जवान तेजी से उतरकर पीछे का दरवाजा खोलता है। अगले ही पल उसमें से एक महिला अधिकारी बाहर आती है। लंबा कद, तेज चाल, आंखों में सख्ती और कंधों पर चमकते सितारे। उसकी वर्दी की सख्ती और चेहरे की दृढ़ता देखते ही सबकी नजरें झुक जाती है। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी बूढ़ी हरबाई अचानक कांपती आवाज में कह उठती है, ये चेहरा, कहीं ये वही तो नहीं। और ठीक उसी पल वो महिला कुछ क्षण के लिए पूरे गांव को देखती है। वही गलियां, वही चौखटें, वही लोग। और उसके चेहरे पर एक पल को अतीत की गहरी चुभन उतर आती है। लेकिन अगले ही क्षण वो खुद को संभाल लेती है, जैसे वो यहां किसी भावना के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए आई हो। और यहीं से कहानी पीछे मुड़ती है। 7 साल पहले, जब यही गांव उसी लड़की को एक नाम से जानता था, सिया, राघव की पत्नी। और वही सिया आज इस गांव में एक मेजर बनकर खड़ी है। लेकिन कभी वो इस गांव से अपमानित होकर निकाली गई थी। सिया एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार की लड़की थी। उसके पिता रामनारायण गांव के मास्टर थे। इज्जत बहुत थी, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। मां सावित्री घर संभालती थी। सिया बचपन से ही तेज और समझदार थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग जिद थी। वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहती थी, मगर घर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे आगे पढ़ाया जा सके। और यही वजह बनी उसकी शादी की, माधवपुर के राघव से, जो देखने में ठीक ठाक, स्वभाव में शांत और परिवार थोड़ा बेहतर था। शादी के बाद सिया ने पूरे मन से उस घर को अपनाया। सुबह सबसे पहले उठना, घर का काम संभालना, सास ससुर की सेवा, हर चीज में उसने अपना दिल लगा दिया। कुछ समय तक सब ठीक भी रहा। राघव उससे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन बुरा भी नहीं था। सिया ने सोचा था कि धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ने जल्द ही अपना असली रंग दिखा दिया। शादी के कुछ महीनों बाद राघव के व्यापार में नुकसान शुरू हो गया। खेतों में फसल खराब हुई, घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी। और जैसे हर घर में होता है, परेशानी का कारण किसी इंसान पर डाल दिया गया। और यहां वो इंसान थी सिया। पहले धीरे धीरे ताने शुरू हुए। जब से ये आई है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे ये ताना एक नाम बन गया, मनहूस। सास की जुबान से निकला ये शब्द धीरे धीरे पूरे घर में फैल गया। पड़ोस की औरतें भी कान में यही फुसफुसाने लगी। सिया हर बार चुप रहती। उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर दिन के साथ स्थिति और खराब होती गई। राघव भी बदलने लगा। पहले वो चुप रहता था, अब चिड़चिड़ा रहने लगा। उसकी नजरों में भी अब सवाल था, भरोसा नहीं। सिया ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी बात अनसुनी कर दी गई। फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। घर के अनाज वाले कोठार में अचानक आग लग गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए, पानी डाला गया, लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। और बिना किसी जांच के सारा दोष सिया पर डाल दिया गया। ये अपशगुन है, इसने घर खा लिया, इसे निकालो, आवाजें गूंजने लगी। और जब राघव वहां पहुंचा, तो उसने भी बिना कुछ सोचे, बिना सिया की बात सुने, गुस्से में सबके सामने उसे कह दिया, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी तू इस घर के लिए मनहूस है। यह सुनकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उस दिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। सास ने मुंह फेर लिया, ससुर चुप रहे, और राघव ने उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। उस पल सिया को समझ आ गया कि वो इस घर में अब सिर्फ एक बोझ है, एक दोष है, एक नाम है,
मनहूस। रात हो चुकी थी, आसमान में बादल थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सिया ने अपने कुछ कपड़े एक छोटी गठरी में बांधे। आखिरी बार उस घर की चौखट को देखा जहां उसने अपने सपने सजाए थे, और फिर बिना किसी आवाज के बाहर निकल गई। पीछे से कोई नहीं आया, किसी ने नहीं रोका, और उसी खामोशी ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे हर नजर ताने की तरह महसूस हो रही थी। वो मंदिर के पास से गुजरी जहां उसने कभी अपने घर के लिए दुआ मांगी थी। आज वही मंदिर उसे खाली नजर आया, जैसे भगवान भी चुप हो गए हों। जब वो गांव के बाहर पहुंची तो एक पल के लिए रुकी, पीछे मुड़कर देखा और फिर अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ गई, क्योंकि अब पीछे कुछ भी नहीं बचा था। मायके पहुंचते ही मां उसे देखकर टूट गई। पिता की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए बस इतना कहा, डर मत, हम हैं। लेकिन सिया जानती थी कि वो अब बोझ बन चुकी है। कुछ ही दिनों में पिता की तबीयत खराब हो गई और चिंता के कारण उनका निधन हो गया। इस घटना ने सिया को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। गांव वालों ने फिर ताने दिए, जहां जाती है बर्बादी लाती है। इस बार सिया ने सब सुना, और पहली बार उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ रो नहीं रही थी, अब उसके अंदर एक आग जल रही थी। एक जिद, एक सवाल, क्या सच में वो मनहूस है या दुनिया उसे ऐसा मानती है? उसी रात उसने फैसला किया कि वो इस जिंदगी को ऐसे नहीं जिएगी। वो कुछ करेगी, कुछ बनेगी, ताकि कोई उसे फिर कभी इस नाम से ना पुकार सके। अगले ही दिन उसने मां से कहा कि वो शहर जाएगी। मां डर गई, लेकिन सिया के चेहरे पर जो दृढ़ता थी वो नई थी। उसने कहा, अम्मा, अगर यही रही तो हर दिन मरूंगी, मुझे जीना है। और वो शहर चली गई। वहां जिंदगी आसान नहीं थी। ढाबे में काम, बर्तन, सफाई, भूख, थकान, हर दिन एक नई परीक्षा थी। लेकिन अब वो टूटती नहीं थी, बस सहती और आगे बढ़ती थी। एक दिन ढाबे पर कुछ फौजी आए। उनकी वर्दी, उनका अनुशासन देखकर उसके मन में कुछ जागा, जैसे उसे अपने रास्ते की झलक मिल गई हो। एक रिटायर्ड फौजी ने उससे बात की और उसे आर्मी में जाने का रास्ता बताया। उसी दिन सिया ने तय कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी खुद बनाएगी, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, लेकिन वो उठेगी और आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, ये उसके सम्मान की लड़ाई थी, उसकी पहचान की लड़ाई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। शहर की भीड़ में खो जाना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं, क्योंकि भीड़ में चेहरों की कमी नहीं होती, लेकिन अपनापन कहीं नहीं होता। सिया जब पहली बार शहर की सड़कों पर उतरी थी तो उसे लगा था कि यहां आकर शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यहां हर चीज के लिए लड़ना पड़ता था। रहने की जगह, खाने के लिए पैसे, और सबसे ज्यादा अपने आत्मसम्मान के लिए। सुबह वो ढाबे पर बर्तन मांजती, हाथ साबुन से नहीं बल्कि गर्म पानी और राख से जलते रहते। दोपहर में थोड़ा आराम करने की कोशिश करती, लेकिन थकान इतनी होती कि शरीर खुद ही जमीन पर गिरकर सो जाता। शाम होते ही फिर काम शुरू हो जाता, और रात को जब सब सो जाते तो वो कोने में बैठकर किताब खोलती। लेकिन कई बार आंखें खुली रहती और दिमाग सो जाता, फिर भी वो कोशिश करती, क्योंकि अब उसके पास हारने का कोई विकल्प नहीं था। हर दिन उसे अपने अतीत की याद दिलाता था कि अगर वो रुक गई तो फिर वही सब कुछ दोबारा झेलना पड़ेगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी मुलाकात महेंद्र सिंह से हुई, जो रिटायर्ड फौजी थे। उन्होंने सिया की आंखों में कुछ अलग देखा, एक ऐसी जिद जो हर किसी में नहीं होती। उन्होंने उसे आर्मी में जाने का रास्ता बताया। शुरुआत में सिया को यह सपना बहुत दूर का लगा, लेकिन जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे लगा कि अगर वो अपने दर्द को ताकत बना सकती है तो कुछ भी संभव है। अगले ही दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो सुबह 4 बजे उठती, अंधेरे में दौड़ने निकल जाती। पहले दिन ही उसका दम फूल गया, पैर कांपने लगे, लेकिन उसने
रुकना नहीं सीखा। हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ती, थोड़ा और तेज दौड़ती। धीरे धीरे उसका शरीर उस दर्द को सहने लगा और उसका मन उस दर्द को स्वीकार करने लगा। दिन में वो गोदाम में काम करने लगी। भारी बोरियां उठाना, सामान इधर उधर करना, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि ये सब अस्थायी है। असली लड़ाई तो अभी बाकी है। रात को वो पढ़ाई करती। कई बार उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बार बार एक ही पेज पढ़ती, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। महेंद्र सिंह उसे हर दिन समझाते, सफलता आसान नहीं होती, लेकिन जो हार नहीं मानता वही जीतता है। और सिया ने ये बात अपने दिल में बैठा ली थी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसने पहली बार आर्मी की परीक्षा दी। परीक्षा के दिन उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। पेपर ठीक गया। बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम उसमें नहीं था। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, जैसे उसके अंदर की सारी आवाजें बंद हो गई हों। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इसके लायक नहीं हूं? लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बात याद आई और उसने खुद को संभाल लिया। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने दूसरी बार और ज्यादा मेहनत की। अब उसकी दिनचर्या और सख्त हो गई थी। सुबह दौड़, दिन में काम, रात में पढ़ाई, बीच में आराम का नाम नहीं था। लेकिन इस बार भी जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। इस बार उसका दिल सच में टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरी रात रोती रही। उसे लगा कि शायद वो सच में कुछ नहीं कर सकती। शायद गांव वाले सही थे। शायद वो सच में मनहूस है। लेकिन तभी उसे महेंद्र सिंह की आवाज याद आई, अगर तू खुद पर भरोसा छोड़ देगी तो दुनिया तो पहले ही छोड़ चुकी है। अगले दिन वो उनके पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। मैं एक बार और कोशिश करूंगी। महेंद्र सिंह मुस्कुराए। यही असली हिम्मत है। अब उसकी तैयारी पहले से अलग थी। इस बार उसने अपनी हर कमजोरी पर काम किया। जहां वो पीछे रह जाती थी, वही ज्यादा मेहनत करती। अपनी दौड़ की टाइमिंग सुधारी, अपनी पढ़ाई को और मजबूत किया, और सबसे जरूरी, अपने मन को मजबूत किया। अब वो खुद को कमजोर नहीं मानती थी। अब वो खुद को एक योद्धा समझने लगी थी, जो हर हाल में लड़ सकता है। इसी बीच उसे गांव से खबर मिली कि उसकी मां बीमार है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। वो तुरंत गांव गई। मां को उस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, मैं हार नहीं मानूंगी। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है। और यही शब्द उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गए। शहर लौटते ही उसने पूरी ताकत से तैयारी शुरू कर दी। अब वो पहले से ज्यादा अनुशासित हो चुकी थी। हर दिन खुद को एक कदम आगे ले जाती। और फिर वो दिन आया जब उसने तीसरी बार परीक्षा दी। इस बार उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बस एक शांत विश्वास था। पेपर खत्म हुआ, फिजिकल भी पूरा हुआ। अब बस इंतजार था। और इस बार उसका दिल कह रहा था कि कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रिजल्ट वाले दिन सुबह से ही सिया का दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे उसके भीतर कुछ जानता हो कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। वो स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उंगलियां हल्की कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर एक शांत भरोसा था। लिस्ट खुली और उसने धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करना शुरू किया। हर नाम के साथ उसका दिल थोड़ा और तेज धड़कता। अचानक उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, सिया रामनारायण। कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा। वही नाम, वही रोल नंबर। उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़े। लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे, जीत के थे। उसने फोन उठाया और सबसे पहले अपनी मां को कॉल किया। अम्मा, हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर मां की कांपती आवाज आई, मुझे पता था बिटिया। उस एक वाक्य ने सिया के सारे दर्द को जैसे एक पल में हल्का कर दिया। वो जमीन पर बैठ गई,
आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि उसने सच में अपने भाग्य को बदल दिया है। ट्रेनिंग का सफर आसान नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा कठिन था जितना उसने सोचा था। सुबह 4 बजे उठना, कड़क अनुशासन, सख्त नियम, हर गलती पर सजा, शरीर को उसकी सीमा से आगे धकेलना। कई बार ऐसा लगता कि अब और नहीं होगा, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाती, तू वही है जिसे कभी मनहूस कहा गया था, और अब तुझे साबित करना है कि तू सबसे मजबूत है। ट्रेनिंग के दौरान उसे कई बार चोट लगी। एक बार दौड़ते समय उसका पैर मुड़ गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन उसने अगले ही दिन फिर मैदान पकड़ लिया। उसके साथ की कई लड़कियां बीच में ही हार मानकर वापस चली गई, लेकिन सिया नहीं रुकी, क्योंकि उसके पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उसने हर चुनौती को पार किया, हर टेस्ट में खुद को साबित किया, और जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो सिर्फ एक सिया नहीं रही थी, वो एक फौजी बन चुकी थी। एक ऐसी इंसान जो दर्द से डरती नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेती है। उसकी पहली पोस्टिंग मिली, नया शहर, नई जिम्मेदारियां, लेकिन अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। वो हर काम पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से करती। उसके सीनियर्स भी उसकी मेहनत और अनुशासन से प्रभावित थे। धीरे धीरे वो अपने काम में निपुण होती गई, और साल दर साल उसकी पहचान एक मजबूत, सख्त, लेकिन संवेदनशील अधिकारी के रूप में बनने लगी। दूसरी तरफ माधवपुर गांव में जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही थी, लेकिन वहां बहुत कुछ बदल चुका था। राघव का व्यापार पूरी तरह बैठ चुका था। कर्ज बढ़ता गया, जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा, घर की हालत खराब हो गई। सांस अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखती थी। कई बार वो अकेले बैठकर बड़बड़ाती, अगर हमने उसे नहीं निकाला होता तो शायद। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। राघव भी अंदर से टूट चुका था। उसने कई बार उस रात को याद किया जब उसने सिया को घर से निकाला था। हर बार उसके दिल में एक चुभन उठती, लेकिन उस समय उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब वही अहंकार उसके लिए बोझ बन चुका था। वो अक्सर चुप रहने लगा था। गांव वाले भी अब पहले जैसे सम्मान से बात नहीं करते थे, क्योंकि इज्जत अक्सर पैसे और हालात के साथ बदल जाती है। उधर सिया अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ रही थी। उसने कई कठिन मिशन पूरे किए, कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा की। उसके काम की सराहना होने लगी, उसे प्रमोशन मिला, और धीरे धीरे वो मेजर बन गई। जिस लड़की को कभी गांव से निकाल दिया गया था, वही अब देश की सेवा कर रही थी और सम्मान के साथ जी रही थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वो गांव, वो चौखट, वो अपमान अब भी जिंदा था। वो उसे भूल नहीं पाई थी। उसने उसे बस दबा दिया था। 7 साल बाद एक दिन उसे एक विशेष मिशन के सिलसिले में उसी इलाके में भेजा गया जहां उसका गांव था। जब उसे पता चला कि उसे माधवपुर जाना है, तो कुछ पल के लिए उसका दिल रुक गया, जैसे अतीत अचानक उसके सामने खड़ा हो गया हो। लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं अब वही सिया नहीं हूं, उसने खुद से कहा, और अगले ही दिन वो अपनी टीम के साथ गांव की ओर रवाना हो गई। गाड़ी जैसे जैसे गांव के करीब पहुंच रही थी, उसका दिल उतना ही शांत होता जा रहा था, जैसे वो किसी डर से नहीं बल्कि एक अधूरे अध्याय को पूरा करने जा रही हो। जब गाड़ी गांव में पहुंची और लोग उसे देखने लगे, तो उसे महसूस हुआ कि वक्त सच में बहुत कुछ बदल देता है। वही लोग जो कभी उसे ताने देते थे, आज उसे सम्मान की नजर से देख रहे थे। लेकिन वो जानती थी कि ये सम्मान उसके व्यक्तित्व के लिए नहीं बल्कि उसकी वर्दी के लिए है। गाड़ी से उतरते ही उसकी नजर दूर खड़े राघव पर पड़ी। वो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन सिया ने उसे तुरंत पहचान लिया। वही चेहरा, बस अब उसमें घमंड की जगह थकान और पछतावा था। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया, लेकिन सिया ने अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि अब वह अतीत में नहीं जीना चाहती थी। वो आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल जब सच्चाई सामने आएगी, तो सिर्फ राघव ही नहीं बल्कि पूरा गांव हिल जाएगा।
गांव के बीचों बीच खड़ी सिया ने खुद को पूरी तरह संयमित कर लिया था। चेहरे पर वही सख्ती, आंखों में वही ठहराव, जैसे उसके भीतर कोई तूफान ही न हो। लेकिन सच ये था कि हर कदम के साथ उसका अतीत उसके सामने खुलता जा रहा था। पंचायत भवन के सामने खड़ी भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लोग कानों में फुसफुसा रहे थे, कौन है मैडम, किस काम से आई है? तभी गांव के प्रधान आगे बढ़े और सम्मान से बोले, मैडम, गांव में आपका स्वागत है। सिया ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। हम यहां एक सरकारी जांच के सिलसिले में आए हैं। लेकिन उसकी नजरें बार बार अनजाने में उस दिशा में चली जाती थी जहां कभी उसका घर हुआ करता था। वही आंगन, वही दीवारें। बस अब उनमें वो अपनापन नहीं था जो कभी उसने महसूस किया था। भीड़ में खड़ा राघव अब भी उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी, जैसे वह उस चेहरे को कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही सिया है जिसे उसने 7 साल पहले घर से निकाल दिया था। तभी सिया ने अपने एक जवान को कुछ निर्देश दिए और फिर गांव के कुछ लोगों से बातचीत करने लगी। उसकी आवाज में अधिकार था और हर कोई उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। धीरे धीरे गांव वालों के मन में उसके लिए सम्मान बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसी सम्मान के बीच एक सच्चाई छुपी हुई थी जो अभी सामने आना बाकी थी। अचानक सिया की नजर भीड़ में खड़ी अपनी सास पर पड़ी। उनका चेहरा पहले से काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। आंखों में एक अजीब सा डर और पछतावा था, जैसे उन्हें कुछ आभास हो रहा हो। सिया कुछ पल के लिए ठिठकी, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। वो अब किसी रिश्ते की पहचान से नहीं, बल्कि अपने पद से वहां खड़ी थी और उसे उसी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना था। थोड़ी देर बाद जब जांच का काम खत्म होने लगा तो गांव के कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगे कि ये मैडम कौन है, कहां से आई है। तभी एक जवान ने गलती से उसके बारे में बोल दिया, ये हमारी मेजर सिया मैम है। ये नाम सुनते ही जैसे समय एक पल के लिए रुक गया। भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। सिया, वही सिया। बूढ़ी हरबाई के हाथ कांपने लगे। सास के चेहरे से रंग उड़ गया और राघव जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फैल गई। वो एकटक सिया को देखने लगा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी अपमानित करके घर से निकाल दिया था। कुछ पल के लिए सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरे गांव की आवाज कहीं खो गई हो। फिर सास धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके कदम कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सिया। ये सुनते ही सिया ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन कोई अपनापन भी नहीं था। बस एक ठंडी शांति थी, जैसे उसने अपने सारे भावनाओं को बहुत पहले ही दफना दिया हो। सास उसके सामने आकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दे बहू, हमने बहुत बड़ा पाप किया। उनकी आवाज टूट रही थी। भीड़ में खड़े लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे। वही औरत जो कभी उसे मनहूस कहती थी, आज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। तभी राघव भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर उसे अपने किए की याद आ रही हो। वो सिया के सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, सिया। मैं उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसने नजरें झुका ली। उस दिन मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। सिया चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था। वो वही आदमी था जिसने उसे एक पल में सबके सामने ठुकरा दिया था, उसे मनहूस कहकर उसके अस्तित्व को ही नकार दिया था। और आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था, टूट चुका, पछता रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद सिया ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद साफ थी। राघव, उस दिन तुमने मुझे सिर्फ घर से नहीं निकाला था, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा था, मेरा सम्मान तोड़ा था। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैंने तुमसे कभी ज्यादा नहीं मांगा था।
बस इतना कि जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो, तब तुम मेरे साथ खड़े रहो। भीड़ में खड़े लोग सांस रोके ये सब सुन रहे थे। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। सिया ने आगे कहा, लेकिन तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए जो मुझे मनहूस कहते थे। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सास फिर से रोते हुए बोली, बहू, एक मौका दे दे, घर वापस आ जा। ये सुनकर सिया कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसने उस घर की ओर देखा जहां उसने अपने सपने छोड़े थे। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे वो बताते थे कि उसका जवाब अब वही नहीं होगा जो कभी एक टूटी हुई लड़की का होता है, बल्कि अब वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत का फैसला होगा। सिया कुछ पल तक खामोश खड़ी रही। उसके सामने उसका अतीत सिर झुकाए खड़ा था और पीछे उसका वर्तमान पूरी शान के साथ खड़ा था। भीड़ की नजरें उस पर टिकी थी, जैसे हर कोई उसके अगले शब्द का इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से गहरी सांस ली और राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, नहीं कोई शिकायत, बस एक साफ सच्चाई थी। मैं तुम्हें माफ करती हूं राघव। ये सुनते ही भीड़ में हलचल हुई। सास की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन सिया ने उसी क्षण आगे कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस वही जिंदगी जीने लौट जाऊं। उसके शब्द शांत थे, लेकिन हर शब्द में एक दृढ़ता थी जो सीधे दिल तक उतर रही थी। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, उस दिन मैंने सिर्फ अपना घर नहीं खोया था, मैंने खुद को भी खो दिया था। और उस खोई हुई सिया को वापस पाने में मुझे 7 साल लगे हैं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन आवाज बिल्कुल स्थिर थी। अब मैं फिर से खुद को नहीं खो सकती। राघव ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा था और एक अधूरी उम्मीद भी। क्या एक मौका भी नहीं? उसने धीमे से पूछा। सिया ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मौका उस दिन था राघव, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी थी और मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी। उसके शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जिसे अब बदला नहीं जा सकता था। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, अपनी पहचान के साथ, और मैं उस रास्ते पर वापस नहीं जाऊंगी जहां से मुझे टूट कर निकलना पड़ा था। सास रोते हुए उसके पास आ गई। बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। सिया ने उनके हाथ धीरे से थाम लिए। मैंने आपको माफ कर दिया अम्मा, दिल से कर दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों में सचमुच की नरमी थी, क्योंकि उसने अब अपने अंदर का बोझ उतार दिया था। लेकिन कुछ रिश्ते माफ करने के बाद भी वहीं नहीं लौटते जहां पहले थे। ये सुनकर सास के हाथ ढीले पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि सिया अब वही बहू नहीं रही जो कभी उनके घर आई थी। भीड़ में खड़े लोग इस दृश्य को चुपचाप देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलग भाव था। किसी को पछतावा हो रहा था, किसी को सीख मिल रही थी, और किसी को पहली बार समझ आ रहा था कि किसी को गलत ठहराना कितना आसान होता है और उसकी कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। सिया ने एक बार फिर पूरे गांव की ओर देखा। वही लोग, वही जगह, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने महसूस किया कि अब उसे यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उसका काम खत्म हो चुका था। उसका अतीत अब उसके सामने था और उसने उससे शांति से विदा ले ली थी। वो मुड़ी और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम मजबूत थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने अतीत से और दूर जा रही हो। पीछे से राघव की आवाज आई, सिया। वो एक पल के लिए रुकी, लेकिन पीछे मुड़ी नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने बिना पीछे देखे कहा, ख्याल रखना अपना, और फिर आगे बढ़ गई। उस एक वाक्य में न कोई शिकायत थी, न कोई अपनापन, बस एक इंसानियत थी जो अब भी उसके भीतर जिंदा थी। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो काफिला गांव से बाहर निकलने लगा। धूल फिर से हवा में उड़ने लगी, लेकिन इस बार वो धूल किसी के सम्मान को नहीं ढक रही थी, बल्कि एक कहानी को पीछे छोड़ रही थी। एक ऐसी कहानी जो गांव के हर इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। राघव वही खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन अब उनमें कोई उम्मीद नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि कुछ गलतियां जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनका सुधार सिर्फ पछतावे से नहीं होता, और सास जमीन पर बैठकर रोने लगी। लेकिन अब उनके आंसुओं में वो शक्ति नहीं थी जो समय को पीछे ले जा सके। उधर गाड़ी में बैठी सिया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने अपने भीतर का एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने पिता को याद किया। मैंने कर दिखाया बाबूजी। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि वो सच में जीत गई है, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली थी, उसने अपने आत्मसम्मान को भी वापस पाया था। जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं, लेकिन वो उन लोगों को जरूर याद रखती है जो मुश्किल हालात में भी खुद को नहीं छोड़ते। सिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां एक लड़की जिसे कभी मनहूस कहा गया था, उसने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं बल्कि उसके हौसले से होती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था कि अगर इंसान खुद पर विश्वास करना सीख ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अगर आप सिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आप वापस उसी रिश्ते में लौट जाते या अपनी नई जिंदगी को चुनते? तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।